गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई रहता था। वो बेहद चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनके कटिंग के मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक रोज रवि अपने एक आदमी के बाल काट रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से गुजर रही थी। वो रवि के लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाते हुए देखकर अपने मन में सोचने लगती है, ये रवि नाई तो कितना ठगी है। गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, नहीं तो ये लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचते सोचते निशा घर पहुंच जाती है। निशा के घर में वो और उसके अब्बू ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के अब्बू सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या माजरा है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी, बताओ। मैं सोच रही थी अब्बू, क्यों ना मैं गांव में खुद का सैलून खोल दूं। लेकिन बेटा, गांव में तो रवि का सैलून है जो बहुत ही पुराना है और सभी गांव वाले भी उसी के पास जाते हैं। जी अब्बू, मुझे पता है, लेकिन वो अव्वल दर्जे का ठगी है। वो सिर्फ लोगों को लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसे सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव के लोग उस पर यकीन करते हैं। पुराना है, पर मेरी तरह माहिर तो नहीं। उसकी कटाई में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही फरमा रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं अपना सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर कटिंग सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी अब्बू। आप जरा भी फिक्र ना करें, आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे रोज निशा सुबह सुबह तैयार होकर गज्जू काका के घर जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर दाखिल होती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ बैठो। निशा गज्जू काका के पास खाट पर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा से कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार की बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात है, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे यकायक कुछ काम शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर कटिंग का सैलून शुरू कर रही हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है रवि का, और गांव के सारे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब उसी के पास जाते हैं बाल कटवाने। जी काका, मुझे ये बखूबी मालूम है, लेकिन वो एक नंबर का ठगी है। वैसे भी अब्बू की तबीयत की वजह से मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा और हेयर कटाई में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। इसी वजह से मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, आज से ये दुकान तुम्हारी है। कुछ दिनों में ही निशा हेयर कटिंग सैलून शुरू कर देती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता। निशा बेहद उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके जहन में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों के बिना पैसे लिए ही बाल काटूं, जिससे मेरे सैलून के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। और वो बिना पैसे लिए लोगों के बाल काटती है। थोड़े ही अरसे बाद उसके सैलून पर लोगों का हुजूम लग जाता है। निशा गांव के आदमियों की अच्छे से उनके मन मुताबिक बाल काटती है, जिससे सब लोग उसके काम से बेहद खुश होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक रोज वो निशा के पास आता है और कहता है, खातून होकर ये सैलून खोल रखा है और मेरा काम ठप कर रही हो। ये सैलून चुपचाप बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुनकर सैलून में मौजूद लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो गांव वालों को ज्यादा पैसे लेकर उनको लूटते हो और फिर मुझे यहाँ आकर धमकी देते हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यहाँ आकर धमकी देने की? इतने में वहाँ मौजूद गांव वाले निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से रवि वहाँ से भाग जाता है। गुंजनपुर गांव में रवि नाम का एक नाई रहता था। वो बेहद चालाक था। वो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनके कटिंग के
मुंह मांगे पैसे लेता था। लोग भी उसकी मीठी मीठी बातों में उलझ जाते थे। एक रोज रवि अपने एक आदमी के बाल काट रहा था। तभी गांव की एक लड़की निशा वहां से गुजर रही थी। वो रवि के लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाते हुए देखकर अपने मन में सोचने लगती है, ये रवि नाई तो कितना ठगी है, गांव के लोगों को कैसे ठग रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका, नहीं तो ये लोगों को ऐसे ही लूटता रहेगा। रवि नाई के बारे में सोचते सोचते निशा घर पहुंच जाती है। निशा के घर में वो और उसके अब्बू ही थे। निशा जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है, निशा के अब्बू सुदेश निशा को देखकर पूछते हैं, क्या माजरा है बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है? कुछ नहीं अब्बू, बस यूं ही। मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी, बताओ। मैं सोच रही थी अब्बू, क्यों ना मैं गांव में खुद का सैलून खोल दूं। लेकिन बेटा, गांव में तो रवि का सैलून है जो बहुत ही पुराना है और सभी गांव वाले भी उसी के पास जाते हैं। जी अब्बू, मुझे पता है, लेकिन वो अव्वल दर्जे का ठगी है। वो सिर्फ लोगों को लूटता है और कुछ नहीं। मुझे उसे सबक सिखाना है। पर बेटा, वो तो बहुत पुराना है और गांव के लोग उस पर यकीन करते हैं। पुराना है पर मेरी तरह माहिर तो नहीं। उसकी कटाई में कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही फरमा रही हो, पर अब तुम क्या करोगी? अब मैं अपना सैलून खोलूंगी, यूनिक क्लासिक हेयर कटिंग सैलून। और उस सैलून के लिए जगह? उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी अब्बू, आप जरा भी फिक्र ना करें। आप बस सैलून खोलने की तैयारी कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। दूसरे रोज निशा सुबह सुबह तैयार होकर गज्जू काका के घर जाती है। गज्जू काका बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। निशा अंदर दाखिल होती है। गज्जू काका निशा को देखकर कहते हैं, अरे निशा बेटा, आओ आओ बैठो। निशा गज्जू काका के पास खाट पर बैठ जाती है। गज्जू काका निशा से कहते हैं, बेटा, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम था आपसे। बोलो बेटा। काका, मुझे आपकी बाजार की बीच वाली दुकान किराए पर चाहिए थी। अरे बेटा, किराए की क्या बात है, दुकान तुम्हारी ही है, पर ऐसे यकायक कुछ काम शुरू कर रही हो? हाँ काका, मैं गांव में एक नया हेयर कटिंग का सैलून शुरू कर रही हूँ। पर बेटा, गांव में तो पहले से ही एक हेयर सैलून है रवि का, और गांव के सारे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब उसी के पास जाते हैं बाल कटवाने। जी काका, मुझे ये बखूबी मालूम है, लेकिन वो एक नंबर का ठगी है। वैसे भी अब्बू की तबीयत की वजह से मुझे गांव में ही रहना पड़ेगा और हेयर कटाई में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। इसी वजह से मैं इसी काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गज्जू काका अंदर जाकर दुकान की चाबी लेकर आते हैं और निशा को दुकान की चाबी देते हुए कहते हैं, लो संभालो बेटा, आज से ये दुकान तुम्हारी है। कुछ दिनों में ही निशा हेयर कटिंग सैलून शुरू कर देती है, पर कोई भी उसके सैलून में नहीं आता। निशा बेहद उदास हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके जहन में एक तरकीब आती है, क्यों ना मैं पहले कुछ लोगों के बिना पैसे लिए ही बाल काटूं, जिससे मेरे सैलून के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। और वो बिना पैसे लिए लोगों के बाल काटती है। थोड़े ही अरसे बाद उसके सैलून पर लोगों का हुजूम लग जाता है। निशा गांव के आदमियों की अच्छे से उनके मन मुताबिक बाल काटती है, जिससे सब लोग उसके काम से बेहद खुश होते हैं और रवि की दुकान पर जाना छोड़ देते हैं। इस बात का रवि को बहुत बुरा लगता है। एक रोज वो निशा के पास आता है और कहता है, खातून होकर ये सैलून खोल रखा है और मेरा काम ठप कर रही हो। ये सैलून चुपचाप बंद कर दो और जाकर कोई दूसरा काम करो। रवि की बातें सुनकर सैलून में मौजूद लोग भी बाहर आ जाते हैं। निशा रवि की बात सुनकर रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो गांव वालों को ज्यादा पैसे लेकर उनको लूटते हो और फिर मुझे यहाँ आकर धमकी देते हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यहाँ आकर धमकी देने की? इतने में वहाँ मौजूद गांव वाले निशा का साथ देने आ जाते हैं और रवि को मारना शुरू कर देते हैं। गांव वालों की मार से रवि वहाँ से भाग जाता है।